आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं झारखंड का भूगोल, एक मास्टर क्लास जिसमें मैं आप सभी को झारखंड के भूगोल से संबंधित जितने भी डेटा होंगे वो आपको दूंगा। साथ ही रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी जानते हैं लैंड ऑफ द फॉरेस्ट बोला जाता है झारखंड को, लैंड ऑफ द फॉरेस्ट। हमारे यहां बहुत ज्यादा लैंड ऑफ द फॉरेस्ट, लैंड ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन प्रदेश या वनों का प्रदेश कह लीजिए, वन प्रदेश। एक समय में बहुत ज़्यादा वन यहाँ हुआ करता था। और झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ बहुत सारे आपको मिलेंगे, जैसे कि पाट क्षेत्र, पठारी भूभाग। झारखंड क्या है, हमारा पठारी भूभाग है। तो इस पठारी भूभाग में कई चट्टानें भी पाई जाती है, जिसमें धारवाड़ क्रम की चट्टान को जब देखेंगे तो उसको बोला जाता है लौह अयस्क के लिए एकदम जबरदस्त चीज। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से लौह अयस्क का बहुत जबरदस्त निक्षेप होता है। ये सब तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। झारखंड का भूगोल जब पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो ये इसका एरिया देखिए, ये कैसे बना झारखंड हमारा। झारखंड बना भारत के 28वें राज्य के रूप में, 28वें राज्य के रूप में बिहार के दक्षिणी भूभाग से कटा। कैसे कटा? दक्षिणी भूभाग से, बिहार के दक्षिणी भूभाग से। पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक में थे, तो ये बिहार से, बिहार के दक्षिणी भूभाग से कटकर अलग होता है। कितना हमको मिला? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 46% भूभाग, 46% भूभाग मिला और हमारा झारखंड राज्य बना। जब इस झारखंड राज्य को देखिएगा तो इसकी आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। ये हमारा किधर स्थित है? भारत के किस तरफ है? तो उत्तर पूर्वी भाग में। अगर पूछा जाए कि किस भाग में है तो उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। अच्छा ठीक है, उत्तरी जिला कौन सा होगा? तो सबसे उत्तरी जिला है हमारा साहेबगंज। कौन सा है? साहेबगंज। ठीक है, इधर कौन सा पड़ता है? तो इधर पड़ता है पश्चिम, पश्चिम में पड़ता है सबसे पश्चिमी जिला जो आता है गढ़वा। सबसे जो दक्षिणी जिला आएगा वो पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आएगा। कौन सा आएगा? पश्चिमी सिंहभूम। और जो सबसे पूर्वी जिला है वो आता है पाकुड़। तो इस टाइप से हमारा राज्य विस्तृत है। जब अपने राज्य की बात कर रहे हूँ, 79,714 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। अच्छा, हमारे पास वन प्रदेश में 29.81% वन देखने को मिलेगा वर्तमान ISFR 2023 के अनुसार। ठीक है, एरिया बता दिया। अब बात करते हैं कि इधर से इधर ज्यादा लंबाई होगा, तो ये होगा 463 किलोमीटर। हम पूरब से पश्चिम लंबाई करेंगे तो 463। जब इधर से यानी इस साइड से इस साइड यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ करेंगे तो 380 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कैसे अभी आपको दिखाते हैं। जैसे मैप यहाँ है, ये छोटा नागपुर प्लेट से बना है। प्लेट जो पठार है, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार बहुत जबरदस्त तरीके से विस्तृत है, 65,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। और झारखंड में जब झारखंड बिहार से जब अलग हुआ था तब यहाँ 18 जिले थे। कितने जिले थे? 18 जिले। वर्तमान समय में अभी कितने जिले हैं? कितने जिलों के साथ हम हैं? तो टोटल 24 जिले, टोटल 24 जिले बने हैं। ठीक है, प्रमंडल कितने? 5। चलिए वो सब चीज तो पढ़े हैं। तो ये आपका हो गया 380 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक का एरिया देखिए, यहाँ से यहाँ तक का ये कम है। अब हम यहाँ से यहाँ अगर नापेंगे तो 463 आएगा, यहाँ से यहाँ 380 किलोमीटर। तो इस टाइप से चीजें हैं। अब आपको 1 बाय 1 सब कुछ आपको दिखाते हैं इसमें। ठीक है, 15 नवंबर साल 2000 को बिहार पुनर्गठन विधेयक के तहत भारत का 28वां राज्य झारखंड बनता है। कुल क्षेत्रफल जो वन रिपोर्ट देखिएगा उसमें 79,716 वर्ग किलोमीटर, भारत का 2.42%। अब 463 किलोमीटर ये पूरब से पश्चिम है और उत्तर से दक्षिण 380। प्रशासनिक विभाजन 5 प्रमंडल, 24 जिले। अब यहाँ पे दिखाते हैं झारखंड का जो ये मैप आप देख रहे होंगे, ये बिहार के 10 जिलों को छूता है। तो अगर चौहद्दी पूछे तो उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, उड़ीसा 4 जिलों को छूता है हमारा इधर वाला। पूरब में पश्चिम बंगाल, ये 10 जिलों को छूता है। और इधर पश्चिम में छत्तीसगढ़, ये 4 जिलों को छूता है। और उत्तर प्रदेश गढ़वा से लगता है। तो हमारा जो संरचना है झारखंड का वो चतुष्कोणीय है। और अगर पूछे जाएगा कि कितने पड़ोसी स्टेट है तो 5 राज्यों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है, 5 राज्यों से ये अटैच्ड है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। यहाँ पे 3,29,88,134 इसकी जनसंख्या है।
2.72% कुल भारत की जनसंख्या का। जनजातीय आबादी कितनी है? 86,45,042, 26.2%, जिसमें जनजाति कुल कितने हैं? 33वीं जनजाति पुरान, ये सब आप पढ़ चुके हैं। 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, धनबाद का सर्वाधिक ये जनघनत्व है। ये 414 क्या है? जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व कह लीजिए, एक ही बात है, जन घनत्व। तो जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व हमारा कितना है? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व धनबाद का है, 1 वर्ग किलोमीटर में 1316 लोग रहते हैं। साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो साक्षरता दर है वो है 66.41%, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। पुरुष की 76.84 और महिला की 55.42%। ठीक है, अब आते हैं कुछ इस टाइप से भूगर्भिक संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें आर्कियन क्रम के चट्टाने, विंध्यन क्रम के चट्टाने, गोंडवाना क्रम के चट्टाने। तो ये सब राजमहल ट्रैप, नवीनतम जलोढ़, गंगा नदी का मैदान उधर साहिबगंज वाले एरिया में दिखेगा। आर्कियन क्रम के चट्टाने 90% भाग हैं। पैतृक चट्टाने जैसे ग्रेनाइट, नीस, धारवाड़ इसमें मिलते हैं और इसमें बहुत सारे खनिज, धात्विक खनिज मिलते हैं। विंध्यन क्रम के चट्टाने गढ़वा क्षेत्र में बलुआ और चूना पत्थर यहाँ से निकलता है। गोंडवाना दामोदर घाटी से कोयला निक्षेपों का निर्माण, और जब आप दामोदर घाटी में जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे बालू वाला मिट्टी भी निकलता है। और उधर ही कोयला, आप जब कोयला की बात करें तो कोयला चल जाइए सीधे धनबाद, कोल कैपिटल धनबाद। धनबाद में 2 जगह है, एक तो झरिया और दूसरा कर्णपुरा। तो कर्णपुरा अगर बात करें, तो कर्णपुरा एरिया में है, मतलब एरिया में फैला हुआ, बहुत ज्यादा एरिया इसका है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा लौह जो भंडार है वो है कर्णपुरा में, और इसके निकालने के दृष्टिकोण से, भंडारण के दृष्टिकोण से देखें तो वो झरिया में है। बहुत प्राचीन खदान है झरिया। राजमहल ट्रैप उत्तर पूर्वी भाग जुरासिक युग के लावा से निर्मित है, ऊंचाई 900 से 1150 मीटर। और यही सब जो है बहुत सारे भूखंडों का निर्माण किए। गंगा और स्वर्णरेखा नदी घाटियों द्वारा निर्मित परत जो है वो है नवीनतम जलोढ़, जो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। पाट क्षेत्र यही आपको देखने को मिलेगा। पाट क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर। राज्य का सबसे ऊंचा समतल भाग माना जाता है पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र जब देखिएगा तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप से आपको पाट क्षेत्र देखने को मिलेगा, जिसमें आपको नेतरहाट का पाट सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है। नेतरहाट जब जाइएगा तो नेतरहाट का पाट क्षेत्र, नेतरहाट को बोलते हैं छोटानागपुर की रानी, पहाड़ों की मल्लिका और नेचर हर्ट, प्रकृति का दिल भी कहा जाता है। रांची का पठार, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर। राज्य का सबसे बड़ा पठारी भाग है ये। क्या है? राज्य का सबसे बड़ा पठारी भाग। राज्य का सबसे बड़ा पठारी भाग ये है। और रांची पठार का औसत ऊंचाई जो है वो मतलब रांची पठार का, माफ कीजिएगा, 600 मीटर। हजारीबाग का पठार 600 मीटर, ये ऊपरी पार्ट है। 400 मीटर निचली पार्ट, तो औसत निकालिएगा तो कम हो जाएगा। राजमहल और मैदानी क्षेत्र का 150 से 300 मीटर। अच्छा, नेतरहाट बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है, यहाँ आवासीय विद्यालय भी ऊंचाई पे है, तो सबसे ऊंचाई पे अवस्थित आवासीय विद्यालय नेतरहाट। यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होगा, बहुत ज्यादा वन होगा, बहुत ज्यादा पहाड़ होंगे, तो टकरा कर मानसून रुकता है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? नेतरहाट। लेकिन अगर आपसे पूछे कि चाईबासा का जो मैदान है, मैदानी भाग, वहां सबसे कम वर्षा होता है, तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान चाईबासा। अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं पाट क्षेत्र की ज्यामिति त्रिभुजाकार, ऊपरी भाग टाण कहते हैं और निचला भाग दोन। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था इस टाइप से बना के, कि कुछ इस टाइप से बनता है। तो ऊपरी भाग इसको हम क्या बोलेंगे? टाण, और निचला भाग को दोन। नेतरहाट पाट 1180 मीटर सर्वोच्च पाट क्षेत्र है। मैंने कहा ना कि नेतरहाट पाट झारखंड का सर्वोच्च पाट क्षेत्र है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, नेतरहाट पाट है, जमीरा पाट है। पारसनाथ पहाड़ी, ये 1365 मीटर या 4478 फीट इसकी ऊंचाई है। राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसका पहले नाम था सम्मेद शिखर, लेकिन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर तीर्थंकर साहब यहाँ है पार्श्वनाथ, और वो यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति किए, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पारसनाथ रखा गया। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकर यही आए थे। गिरिडीह जिले में सम्मेद शिखर इसको बोलते हैं। ठीक है,
तो ये तो हो गया। दामोदर भ्रंश, दामोदर नदी के कटाव से मूल छोटा नागपुर पठार को रांची का पठार और हजारीबाग का पठार में विभाजित कर दिया गया है। ये भ्रंश का मतलब एक तरह से कटाव समझ लीजिए। तो देखिए ये वाला पार्ट, जब ये दामोदर नदी का बहाव इस तरह से, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है तो कहिएगा गंगा नदी। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर। गंगा नदी में जाके मिल जाता है आपका दामोदर। तो ये भ्रंश यानी कटाव जब हुआ तो ये ऊपर वाला जो पार्ट गया तो ये हजारीबाग का पठार है, ऊपर में हजारीबाग का पठार। तो हजारीबाग पठार, ये क्वेश्चन भी पूछे गए कई बार, हजारीबाग पठार और नीचे में आपका रांची का पठार। तो हजारीबाग का पठार और रांची के पठार को कौन दो भागों में विभाजित करता है, तब आप कहिएगा कि ये दामोदर नदी का जो कटाव है वो करता है, दामोदर नदी का भ्रंश। ठीक है, नेक्स्ट NIDM रिपोर्ट के अनुसार जब आप देखेंगे तो मध्य उत्तर पूर्वी पठार 14 जिले में और पश्चिमी पठार 7 जिले में, जैसे कि ये वाला दिख रहा होगा आपको 2 नंबर, ये 7 जिला इस टाइप से यहाँ ऐसे ऐसे करके, ठीक है, 7 जिला यहाँ से यहाँ ऐसे दिखेगा आपको। उसके बाद पहला मध्य उत्तर पूर्वी पठार 14 जिला, ये वाला दिख रहा है, और लास्ट वाला दक्षिण पूर्वी पठार 3 जिले, जो कि कोल्हान प्रमंडल ये वाला है, कोल्हान। तो कोल्हान प्रमंडल में 3 ही जिले आते हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। ठीक है, जनवरी सबसे ठंडा महीना है और नेतरहाट में न्यूनतम तापमान होता है, सबसे ठंडा स्थल, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान नेतरहाट है। जमशेदपुर सबसे गर्म जगह है, 45 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, नेतरहाट में सबसे ज्यादा वर्षा होता है 1800 मिलीमीटर तड़ित झंझावत से आम्र वर्षा भी वहां होता है। अच्छा, वर्षा 80% जो होता है वो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेतरहाट में सर्वाधिक 1800 मिलीमीटर। औसत राज्य का जो वर्षा है, मतलब औसत वर्षा झारखंड राज्य का कितना है तो 140 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मिलीमीटर में जब कन्वर्ट कीजिएगा तो 1400 कर दीजिए मिलीमीटर mm। तो सोचिए कि औसत से भी हमारा ज्यादा वर्षा कहाँ हो रहा है, नेतरहाट में। अगर आपसे पूछेगा कि बाय द वे पूछ दिया कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला, तब कहिएगा हजारबागों का शहर हजारीबाग हमारा। ठीक है, चलिए उत्तरवर्ती नदियां और दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियां। पठार से उत्तर की ओर यानी गंगा की ओर प्रमुख नदी कौन सी है, सोन 784 किलोमीटर। उपनाम इसका पूछा जाता है हिरण्यवाह। उत्तरी कोयल 260 किलोमीटर। पुनपुन का उपनाम है किक्कट। और पुनपुन आपको कमेंट करना है, एक सवाल पूछता हूं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो जो उनका क्रियाकर्म संबंधी चीज होता है या फिर एक निकाला जाता है, वो किस नदी में किया जाता है, झारखंड की किस नदी में, कमेंट कीजिएगा। अब ये पठार के दक्षिणी भाग से पूरब या दक्षिण की ओर जाते हैं, पठार के दक्षिणी भाग से निकल के पूरब या दक्षिण की ओर जाते हैं। प्रमुख नदियां दामोदर, स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल 470 किलोमीटर, शंख और मयूराक्षी या मोर नदी इसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए स्वर्णरेखा और खरकई नदी के तट पर आपका जमशेदपुर बसा है। दामोदर नदी को देखिएगा तो कई जगहों से गुजरता है। आपका चूल्हा पानी टोरी लातेहार चंदवा जो है लोहरदगा और लातेहार की सीमा पर, तो वो चूल्हा पानी से निकलता है और फिर उधर जाता है बोकारो वगैरह में। ठीक है, उधर जाके पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा। दामोदर नदी को क्या क्या कहा गया है, इसकी कुल लंबाई 592 मीटर है। झारखंड राज्य में 290 किलोमीटर है। झारखंड की सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे गहरी, सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी। दामोदर नदी का उपनाम है देवनदी या देवनद कह लीजिए। बंगाल का शोक कहा जाता है, बहुत बाढ़ आता था इसमें, है ना। बंगाल का शोक। राज्य की सबसे लंबी प्रदूषित नदी हो गया। लातेहार में चूल्हा पानी, लातेहार लोहरदगा याद रखिएगा सीमा, और कुल लंबाई 592 किलोमीटर और झारखंड में 290 किलोमीटर। स्वर्ण रेखा, अगर ये नदी ना रहे ना तो डीवीसी गया, दाल बच्चों का, सॉरी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये बहुत बढ़िया बिहार और बंगाल की यानी झारखंड और बंगाल की संयुक्त परियोजना है और भारत देश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ना, वो जो बनाया गया था डीवीसी पर। स्वर्ण रेखा उद्गम नगड़ी से निकलता है, रांची के नगड़ी से निकलता है, 470 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसकी रेत में माना जाता है कि सोना, देखिए सोना सोना जैसा। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, किसी में मिलती उलती नहीं है। बाकी जितनी भी नदियां हैं वो कहीं ना कहीं मिल जाती है। अब आते हैं 143 मीटर, इसको कर लीजिए 143 मीटर, 465-66 फीट, ठीक है। बूढ़ा घाघ या लोध जलप्रपात लातेहार में पड़ता है। राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये बूढ़ा नदी पर है। बूढ़ा नदी किसकी सहायक नदी है तो ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, उत्तरी कोयल की।
इस जलप्रपात का यानी बूढ़ाघाट जलप्रपात का सबसे गहरा वाला स्थल जो है उसको क्या बोलते हैं, तो चितिदह बोलते हैं, चितिदह बोलते हैं। जैसे पानी ऊंचाई से एक बारगी गिरते हुए जल को जलप्रपात कहते हैं। तो जलप्रपात यानी पानी ऊपर से जो नीचे गिरा, तो नीचे गिरेगा तो वहां तो एकदम गड्ढा कर देगा, तो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होगा यानी एकदम गड्ढा नीचे, वो तो आपने मापा कि ऊपर से लेके यहां तक गिरने तक, लेकिन इसका दह जो नीचे गया उसको सबसे गहरा स्थान को बोलते हैं चितिदह। 98 मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड की स्वर्णरेखा नदी पर ये अवस्थित है और इस जलप्रपात की ऊंचाई है 98 मीटर या 322 फीट। 322 फीट ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी सबसे ऊंची जलप्रपात है। झारखंड का पहला या सर्वोच्च जलप्रपात के लिए, पहला नहीं, सर्वोच्च जलप्रपात या सबसे ऊंचाई से गिरने वाली जलप्रपात तो वो है बूढ़ाघाट लोध जलप्रपात, बूढ़ा नदी पर। ठीक है, दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात तो हुंड्रू जलप्रपात। अब आते हैं सदनी घाट गुमला में है, ये 60 मीटर छोटा है, शंख नदी पर है, सर्पाकार आकार का है, ये डिस्को का डांस ऐसे करते ऊपर से गिरता है। अब दसम जलप्रपात रांची में है, 46 मीटर या 150 फीट, कांची नदी पर है, 10 धाराओं में विभाजित है, इसलिए इसको दसम जलप्रपात कहते हैं। और जलप्रपातों का शहर अगर पूछा जाए तो कहिएगा कि रांची है। जलप्रपातों का शहर कौन सा है, रांची। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए गर्म जलकुंड की बात करें। गर्म जलकुंड का मतलब कि एक ऐसा पानी का स्थान जो एकदम खचखच रहे, 88 डिग्री सेल्सियस या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड टाइगर प्रपात भी यहीं स्थित है, हजारीबाग के बरकट्टा में स्थित है। कहां पे है, बरकट्टा में स्थित है, बहुत जबरदस्त है ये। ठीक है, दूसरा लातेहार का ताता पानी। अब इसमें उतना नहीं रहा, सब अंडा उंडा डाल के सब करने लगा, सेकने लगा, तो सब इसकी क्वालिटी खत्म हो गई। दुमका में दुमका है, तपात पानी है, नुनबिल है। ठीक है, पाकुड़ में शिवपुरा सोता है, चतरा में दुआरी। लेकिन ये सब जितना देख रहे हैं जलकुंड वो सब सूरज कुंड के सामने फेल है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत जबरदस्त। सोचिए कि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर जो होता है अगर 46 डिग्री 47 डिग्री, मान के चलिए 48 डिग्री, छोड़िए ना 50 से मानते हैं, तो लगता है कि शरीर जल जाएगा। 88 डिग्री सेल्सियस, सोचिए कि क्या हालत होती होगी। खैर, डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन 7 जुलाई 1948 को अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी से प्रेरित है। भारत का पहला नदी घाटी परियोजना है। 8 बड़े बांध इस पर बनाए गए हैं। तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी ये बराकर नदी पर, पंचेत, अय्यर, बेरमू ये दामोदर नदी पर, बोकारो और कोनार 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से बनाए गए हैं। 6 जल विद्युत संयंत्र, 120 मेगावाट उत्पादन यहां से होता है। सिंचाई क्षमता 8 लाख हेक्टेयर। 3 तापीय विद्युत संयंत्र है, तापीय विद्युत थर्मल, बोकारो थर्मल, चंद्रपुरा थर्मल और दुर्गापुर थर्मल। और ये बिहार मतलब झारखंड और बंगाल की संयुक्त परियोजना है। अब आते हैं हमारे यहाँ की जो मिट्टी है, अधिकांशतः भूभाग में जो मिट्टी फैली है वो कौन सी है, रेड सॉइल, लाल मिट्टी है हमारे यहाँ। कौन सी है, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी हमारे यहाँ मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। पेडागोगी मत पढ़िएगा, तो टेट वाला होगा, जे टेट वाला। 90% भूभाग पर लाल मिट्टी है और इन लाल मिट्टियों में तिलहन दलहन खूब होता है, यानी तेल का चीज, जैसे कि सरसों कह लीजिए, राई कह लीजिए, और दलहन माने दाल अरहर हो गया, मसूर हो गया, मूंग हो गया, जो भी दाल खाते हैं आप, सारे निकलते हैं इस पे। तो अब सवाल उठता है कि जब मिट्टी लाल मिट्टी है तो हमारे यहाँ पे धान सबसे ज्यादा होता है। धान सबसे ज्यादा, झारखंड की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, तो धान सबसे ज्यादा उधर पश्चिम सिंहभूम वगैरह में देखने को मिलेगा। और उसके बाद गेहूं भी होता है, धान, दलहन, गेहूं, जौ। गेहूं और जौ के उत्पादन में जो नंबर 1 जिला है वो है पलामू। ठीक है, तो जब मिट्टी है हम खेती करने चले तो सिंचाई करेंगे। अब यहाँ जो है जलवायु जो है मानसूनी आधारित है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी आधारित जलवायु है, मतलब हम वर्षा के जल पर डिपेंडेंट है, तो वर्षा होती है तो खेती होता है। लेकिन हमारे पास और भी साधन उपलब्ध है, जैसे सबसे ज्यादा जो सिंचाई होता है गुमला में वो कुआं द्वारा।
30%। मतलब सबसे ज़्यादा जो सिंचाई हम करते हैं वो 30% कुआं से, और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग गुमला करता है। अब दूसरे नंबर पे आता है तालाब, सबसे ज़्यादा उपयोग देवघर करता है। क्यों? क्योंकि तालाब में, जैसे आप इसको एक एग्जाम्पल से याद रखिए, रावण को जब उधर ले जाना था भगवान शिव को, तो उसको लग गया लघुशंका, तो लगा सुसु करने, बस तालाबे भर गया। तो तालाब जब भर गया तो सबसे ज़्यादा उपयोग वहाँ देवघर वाला करता है। तो देवघर याद रखिएगा इसे। हालांकि ये कहानियों में भी पढ़िएगा आप तो बहुत तरह की चीज़ है, वो तालाब का निर्माण भी वैसे ही हुआ है। नहर से 18%। अब नहर से झारखंड में, पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा कुआं से सिंचाई होता है, और सबसे ज़्यादा कुआं यूज कहाँ होता है? तो गुमला में। फिर दूसरे नंबर पे आता है तालाब, सबसे ज़्यादा उपयोग कौन करता है? देवघर। फिर आता है नहर, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कौन करता है? तो सरायकेला, खरसावां और सिंहभूम वाले क्षेत्र। अब आते हैं नलकूप। नलकूप जो लगे हैं, 8% भूभाग इससे सिंचित होते हैं, और सबसे ज़्यादा उपयोग कौन करता है? तो लोहरदगा। तो ऐसे भी चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। अब मिट्टी की बात करें, देखिए लाल मिट्टी आ गया, रेड सोइल 90% भूभाग। फेरस ऑक्साइड के कारण लाल है, ये कम उपजाऊ होता है, इसलिए इसमें तिलहन दलहन डाल दिया जाता है। देखिए तिल वाला चीज़, जैसे तिल हो गया, सरसों हो गया, राई हो गया, ये सब, सूरजमुखी हो गया, ये सब को उगने में ना बहुत ज़्यादा फर्टाइल होने की जरूरत नहीं है मिट्टी को। कोई सूंघ डालिए, थेथर चीज़ है, ये सब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। जैसे गेहूं आप लगा दिए तो पानी खूब चाहिए, टाइम टू टाइम चाहिए उसको पानी, हर 21 दिन पे उसकी सिंचाई होती है। धान अगर लगा दिए तो पनिये में डूबल रहेगा, भैंसियन जैसन। तो धान, तो ये लाल मिट्टी जैसी तैसी फेंक दिए कुछ तो हो गया। तो तिलहन दलहन के लिए फेमस है। काली या रेगुर मिट्टी या रेगर मिट्टी कहते हैं, राजमहल क्षेत्र में खूब होता है। ये बेसाल्ट से निर्मित कपास और चने के लिए सर्वोत्तम है। कॉटन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लेटराइट, पाट क्षेत्र जहां भी होगा, और राजमहल के पूर्वी भाग में गहरा लाल होगा, इसका मतलब इसके जैसा नहीं, ये तो हल्का लाल है, गहरा लाल, लौह ऑक्साइड इसमें पाया जाता है। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी, जहां भी नदी वाला एरिया होगा, अब भारत में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लेकिन झारखंड के सेंस में वो नहीं है। तो जलोढ़ मिट्टी जहां भी नदी होगा, साहेबगंज, पाकुड़। अब इसमें दो चीज होता है, खादर और बांगर। खादर में उपजाऊ होगा, बांगर में कम होगा। तो खादर को नवीन जलोढ़ कहते हैं और बांगर को पुरानी। सर्वाधिक उपजाऊ खादर मिट्टी होती है। रेतीली मिट्टी, दामोदर घाटी, लाल पीले रंग का मिश्रण। दामोदर घाटी में रेतीली मिट्टी मिलेगा क्योंकि वहां रेत में बहुत ज्यादा लाल पीले रंग का मिश्रण मिलेगा। अभ्रक मूलक मिट्टी, ये पूछता है कि कहां पाया जाता है, कह दीजिएगा मीका कैपिटल ऑफ इंडिया कोडरमा। अब जब कोडरमा है तो गिरिडीह भी आएगा, हजारीबाग भी आएगा। तो तीनों जिले याद हो गया। रंग हल्का गुलाबी होता है, अभ्रक देखिएगा तो उसको, ठीक है। कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग। तो इतनी बातें मिट्टी से याद होना चाहिए। अब कुछ स्थानीय नाम दिए गए हैं और ये पूछे जाते हैं। एक बार पूछा था गोरिस किसका नाम है, तो बलुई दोमट मिट्टी को। दोमट मिट्टी का नाम है टाड़। और किसका? निचली भूमि का मिट्टी का जो स्थानीय नाम है वो टाड़, ठीक है। दोन किसको बोलते हैं? तो ऊपरी भूमि को दोन बोलते हैं, ऊपरी भूमि को चरका, लोबो, बाल सुंदर भी कहते हैं, ठीक है। चिकनी मिट्टी को केवाल, चीटा, हासा, गोबरा, और दो बलुई दोमट मिट्टी को गोरिस और बाला। एक बार याद करवाते हैं फिर से, ऊपर से चलिए। दोमट मिट्टी को कहा जाता है टाड़, दोमट मिट्टी, और निचली भूमि की मिट्टी को टाड़ कहा जाता है, ठीक। दूसरा बलुई दोमट, जिसमें बलुई हो, बालू हो, बलुई दोमट को गोरिस, बाला। बलुई, बाला कौन पहनता है? गोरा आदमी, मतलब ऐसा ट्रिक से याद कीजिएगा। और बलुई, बाला, बलुई, गोरिस, ऐसे याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा, चिकनी मिट्टी को बोलते हैं केवाल। केवाल पर बहुत चिकना मिट्टा, च से चिकनी, च से चीटा, हासा, गोबरा, ठीक है। ऊपरी भूमि को बोलते हैं दो चीज, दोन और चरका, लोबो, बाल सुंदर। तो ऐसे आप डेटा याद कीजिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। केवल 23% भूमि पर लगभग कृषि होता है, ये बढ़ते घटते रहता है। जोतों का औसत आकार मात्र 1.7 हेक्टेयर में। खरीफ फसल के अंतर्गत भदई और अगहनी प्रमुख फसल धान, जो कि सिंहभूम और रांची में खूब होता है, और पश्चिमी सिंहभूम वगैरह में खूब आपको देखने को मिलेगा। रबी में गेहूं, जौ, चना, सर्वाधिक फसल ये पलामू में होता है। मैंने आपको कहा ना कि गेहूं, जौ और तिलहन उलहन के मामले में, दलहन मामले में पलामू सबसे ज्यादा है। जायद में आता है मकई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये तो सीजनल वाला है। अब एक आता है झूम की खेती, झूम कल्टीवेशन। गोंड जनजाति इसे दीपा या बयार कहते हैं। गोंड जनजाति जो झारखंड की जनजाति है वो इसको क्या कहते हैं? दीपा या बयार। माल पहाड़िया इसे कुरुआ कहते हैं। याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए वन प्रदेश की बात करें तो ये अभी हमारा बढ़ गया है 29.81%, याद रखिएगा, ठीक है।
ये डेटा थोड़ा सा चेंज है, तो इसको मैं चेंज वाला डेटा अगले सेशन में दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, अब जब वन पढ़ते हैं, जब वन की बात होती है तो वहां पे वन्यजीव अभ्यारण्य होंगे। एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, वहां 1932 में बाघों के विश्व में सर्वप्रथम गणना वहीं हुई थी। उसके साथ साथ अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं, जिसमें पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है, सबसे विस्तृत है, और वो लातेहार जिले में, लातेहार पलामू में विस्तृत है। ऐसे अब जब देखिएगा, साल को हम बोलते हैं अपना राजकीय वृक्ष, पर्णपाती वनों का राजा और राज्य वृक्ष है। इसके बीच के तेल को कुंजरी तेल कहा जाता है। रेलवे स्लीपर जो बनता है उसके लिए बहुत फेमस, और साल का लकड़ी इतना मजबूत होता है, साल को सरई या सखुआ भी कहा जाता है। इसका दातुन भी होता है, इसके पत्ते से पत्तल बनाया जाता है जो शादी विवाह में यूज किया जाता है। तसर रेशम के उत्पादन में हम नंबर 1 स्टेट हैं, हम नंबर 1 हैं तसर रेशम के उत्पादन में, क्योंकि 60% अकेले झारखंड में उत्पादन हम करते हैं। इसका अनुसंधान केंद्र है नगड़ी रांची में, जो कि 1964 में स्थापित हुआ था। लाह के बारे में तो मत ही कहिए, चूड़ी के लिए और बहुत सारे खिलौनों के लिए बहुत फेमस है। लाह या लाख बोलिए। भारत का 50% उत्पादन करता है। खूंटी सर्वाधिक उत्पादक जिला, और टोरी लातेहार सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करता है, निर्यातक। तो सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होगा तो कहिएगा लाह, सीधे बिरसा मुंडा का गांव चल जाइएगा, खूंटी, मतलब खूंटी चल जाएगा जिला। और सबसे बड़ा निर्यातक यानी एक्सपोर्ट कौन करता है तो लातेहार। लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो नामकुम 1924 में स्थापित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे पूछे हम कि ये बताइए कि तसर रेशम या लाह ये कौन से उत्पादक हैं, गौण उत्पादक हैं या प्रधान उत्पादक, तो कहिए गौण उत्पादक, ठीक है। मेन उत्पादन में हम उन फसलों को रखते हैं जो हम खाते पीते हैं, मतलब डायरेक्ट पैसा नहीं भजाते हैं। जैसे धान, धान से डायरेक्ट पैसा कोची भजाइएगा, वो तो खाने का चीज है, तो किसी को दीजिएगा तो खाएगा चावल बना के, लेकिन इसको दीजिएगा तो खाएगा, इसको दीजिएगा तो खाएगा नहीं खाएगा, इसको दीजिएगा साल तो खाएगा नहीं खाएगा। तो ये सब, ये दोनों खासकर ऐसे आते हैं। अब आते हैं यहाँ, अब बेतला नेशनल पार्क राज्य का एकमात्र नेशनल पार्क 1932 में विश्व में बाघों की गणना सबसे पहले यही हुई थी। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य लातेहार में राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये सारा आपको डिटेल बताया जा चुका है, एक बार रिवीजन करा देते हैं। उधवा पक्षी विहार साहिबगंज साइबेरियन पक्षियों का ये प्रवास स्थल है, यहाँ आते हैं जाते हैं लोग। और दालमा ये आपका सिंहभूम में पड़ता है, पूर्वी सिंहभूम में 2021 में देश का प्रथम एलिफेंट रिजर्व बनाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। और पश्चिमी सिंहभूम में आइएगा तो सारंडा मिलेगा, 700 पहाड़ियों की भूमि, एशिया का सबसे बड़ा साल का वन। साल यहाँ इतना जैसा कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी चीजें आपको लगभग याद हो गई होंगी, और बहुत तरह की चीजें मैंने आपको डेटा बताया। इसको अच्छे से देखिएगा और हमेशा लाइफ में प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।